हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी की बात करने वाले हैं और झारखंड पीजीटी कॉमर्स की हम लोग आपकी क्लास में बात करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बता रखा था कि हम लोग संगठनात्मक सिद्धांतों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले जानेंगे, फिर उसके बाद पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि जितना भी सिलेबस हो जाए वो आप लोगों का कंप्लीट हो जाए। अगर हम लोग बात करते हैं कि एक एग्ज़ाम और है आप लोगों का, बहुत ही जल्दी आप लोगों का हो सकता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम डेट मिल भी गई हो। झारखंड जेएसएससी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जेएसएससी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की आप लोगों की ये एग्ज़ाम है। आप लोगों की हो सकता है 29 को हो या फिर हो सकता है और कोई डेट में हो, लेकिन इसमें जो है आप लोगों को सिलेबस जो है वो आप लोगों का याद रखना है कि वहाँ पर अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इनकम टैक्स के बारे में पूछा जाता है, वहाँ पर कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में पूछा जाता है और आप लोगों से पूछा जाएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और भी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 के बारे में पूछा जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का एक अलग से पार्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन का एक अलग से पार्ट है। तो इनको आप लोगों को याद रखना है और अच्छी तरीके से करके जाना है। अब आप लोग कहेंगे कि 50% तो आप लोगों की लगभग में 40% और 50% आप लोगों की क्लासें आप लोगों को इसी चैनल पर मिल जाएंगी। मैंने पूरी क्लासें नहीं कराई हैं, मैं ये नहीं कहता कि मैंने करा रखी है या करा देंगे, ये बातें नहीं। मैं जो करा रखी हैं उनको देख लीजिए और मैं जो क्लासेस शुरू की हुई हैं जैसे संगठनात्मक सिद्धांत की, तो वो मैंने आप लोगों के लिए ही शुरू की हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में अच्छी तरीके से, मेरी दुआएं हैं आप लोगों के साथ कि आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम में पास हों। मेरी तरफ से जो भी है वो आप लोगों को करने की कोशिश करूंगा। अब आप लोगों का रहेगा कि पीडीएफ की बात, तो पीडीएफ की बात जो है वो आप लोगों को ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी वो पीडीएफ है मैं आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, वो जितना भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लिख के कोई चीज़ बताएंगे तो वो उसकी पीडीएफ नहीं होती है, वो आप लोगों को मालूम है। जितनी भी मैं पीडीएफ से पढ़ाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को, तो वो आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएंगी। थ्योरी की बात करें चाहे एमसीक्यू की बात करें, वो सारी की सारी पीडीएफ, जितनी भी पुरानी पीडीएफ है वो पुरानी की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन है। झारखंड आप लोग जब देखेंगे सर्च करके तो झारखंड का मैंने ग्रुप बना रखा है, वहाँ पर आप लोग अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को JTET की क्लासें भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। बस आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बस की एग्जाम सब्सक्राइब, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए आगे वीडियो बनाने वाला हूँ। और भी क्लासों की बनाते हैं, जैसे हम लोग बिहार की तैयारी हम लोग करेंगे, बिहार की तैयारी भी हम लोग करते हैं, हम लोग यूपी की तैयारी भी करते हैं और हम लोग बीकॉम की ऑल सेमेस्टर की तैयारी भी करते हैं, लेकिन हम लोग आराम से करते हैं थोड़ा थोड़ा करके करते हैं। तो चलिए समय को नहीं खराब करते हुए क्लास नंबर 1 को हम लोग स्टार्ट करते हैं और क्लास नंबर 1 में हम लोग संगठन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले लिखा हुआ है संगठन का अर्थ। संगठन का अर्थ लिखा हुआ है यहाँ पर। संगठन के बारे में जानेंगे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में हम लोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले संगठन के अर्थ को जानेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद उनकी प्राइमरी गोल, उनके बाद जैसे हम लोग बात करते हैं। एक सेकेंड, संगठन के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे, फिर उनके बाद हम लोग अगर बात करेंगे तो उनके गोल्स, प्राइमरी गोल्स एंड सेकेंडरी गोल के बारे में जानेंगे, सिग्नल एंड मल्टीपल गोल्स के बारे में जानेंगे, लाइन, जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार का होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है उनको भी जानेंगे, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इनको भी जानेंगे। अच्छी तरीके से पूरी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाने वाला हूँ, अच्छी तरीके जितनी भी होगी लेकिन पूरी कराएंगे। संगठन का अर्थ सबसे पहले लिखा हुआ है कि संगठन का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य से संबंधित विभिन्न साधनों को इस प्रकार संयोजित करना कि निर्धारित लक्ष्यों को अच्छी प्रकार से प्राप्त किया जा सके। अब जैसे मान लो कि ये एक विद्यालय है, इसमें अलग अलग संगठन है, ठीक है, अलग अलग मैंने संगठन बना के रखे हुए हैं। तो इस विद्यालय में मान लो कि ये हम लोगों का वाणिज्य विभाग है, ये हम लोगों का कृषि विभाग है, ये हम लोग तो अलग अलग संगठन है, लेकिन सभी के उद्देश्य क्या है कि अच्छी तरीके से शिक्षा देना और विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। तो ठीक इसी प्रकार से कंपनी भी होती है। जब कोई कंपनी बनाई जाती है तो उसमें अलग अलग संगठन होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। उन विभागों में क्या किया जाता है कि उन विभागों में लोगों की नियुक्ति की जाती है। अब मान लो एक अलग विभाग है, ये वाणिज्य विभाग है, ठीक है, सॉरी, ये हम लोगों का मान लिया हम लोगों ने, ये विक्रय विभाग है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है सेल करना। एक है हम लोगों का क्रय विभाग, तो इसका काम क्या है, परचेज करना। तो इन सभी के अलग अलग विभागों के, देखो इसमें लिखा हुआ है संगठन का शाब्दिक अर्थ है किसी कार्य से संबंधित विभिन्न साधनों को
इस प्रकार संयोजित का मतलब इकट्ठा करना कि निर्धारित लक्ष्यों को अच्छी प्रकार से प्राप्त किया जा सके। अगर एक व्यक्ति पर सारा काम अगर हम लोग दे देंगे, जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप ही को सेल करना है, आप ही को परचेज करना है, आप ही को सैलरी भी बांटनी है, तो आप कहेंगे कि मेरे एक आदमी कितना काम करेगा। तो ठीक उसी प्रकार से हमने क्या किया कि काम को अलग अलग भागों में बांट दिया, या फिर काम को अलग अलग संगठनों में बांट दिया। अब इन संगठनों में जब बांट देंगे तो हम उनसे कहेंगे कि आपका ये काम है कि आप परचेज करेंगे, आपका ये काम है कि आप विक्रय करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अलग अलग भागों में उनको बांट दिया। इस प्रकार से संगठन से अभिप्राय एक ऐसी प्रक्रिया से है जिसके द्वारा उत्पादन के विभिन्न साधनों का प्रभावपूर्ण सामंजस्य स्थापित किया जाता है। उत्पादन के साधन कौन से होते हैं? तो उत्पादन के साधन जैसे मान लो हम लोगों का पूंजी हो गया, श्रम हो गया, ठीक है, पूंजी, श्रम, भूमि हो गया। तो ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब मान लो पूंजी भी होनी चाहिए, श्रम भी होना चाहिए, तो उत्पादन के साधनों का प्रभावपूर्ण सामंजस्य मतलब कि इनमें आपस में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाना चाहिए, इतना अच्छी तरीके से इनको व्यवस्थित करना चाहिए कि हम अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें, ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति संभव हो सके। संगठन के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का समूहीकरण कर दिया जाता है और उनको संपन्न करने के लिए योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति कर दी जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को हम लोग संगठन कहते हैं। अब बताइए आप लोगों को संगठन बिल्कुल समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल मैंने आप लोगों को अच्छी भाषा में और अपनी तरीके से भी समझाने की कोशिश की है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी कार्य को अलग अलग भागों में बांटना और अलग अलग बांटना। जैसे मान लो कि मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोगों को ये पार्ट पढ़ने हैं, ये सिलेबस है तो आप लोगों ने एक अलग अलग भाग है कि कॉस्ट अकाउंटिंग अलग है, इनकम टैक्स अलग रहेगा, इन पर अब इनको हम लोगों को अच्छी तरीके से स्टडी करने के बाद तो एक संगठन है, ये एक संगठन है कि हमें सिलेबस पूरा क्लियर करना है। और सिलेबस को हम लोग, संगठन को हम लोगों ने क्या किया, अलग अलग कार्य को हमने क्या किया, कार्य को हम लोगों ने अलग अलग भागों में बांट दिया, तो यही संगठन कहलाता है। संगठन की बात बिल्कुल आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं संगठन की क्या विशेषताएं होती हैं, संगठन की विशेषताएं क्या होती हैं उनके बारे में जानते हैं। संगठन की सबसे पहली विशेषता यह है, आगे पीछे हो सकती है विशेषताएं। संगठन प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक तंत्र है। संगठन जो है वो प्रशासन के लिए निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक तंत्र है। दूसरा विशेषता लिखी हुई है कि संगठन जो है, संगठन के अंतर्गत नियम, उपनियम और निर्देश सभी सदस्यों को सूचनार्थ संप्रेषित किए जाते हैं। मतलब कि संगठन में जो भी नियम बनाए जाते हैं, उन निर्देशों, जो भी निर्देश होते हैं, उनको सभी सदस्यों को बताना होता है और उनको संप्रेषित किया जाना चाहिए। ये इनकी विशेषताएं होती हैं। संगठन का निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन प्रबंध द्वारा किया जाता है। मतलब अगर मान लो कि एक विद्यालय है, इसके 4 संगठन हैं अलग अलग, लेकिन इसका कंट्रोलिंग मैनेजमेंट कौन करेगा? तो इसका मैनेजमेंट पूरा जो है वो एक विभाग करेगा, एक कार्यालय विभाग करेगा। इन सभी पर रेगुलेट, मतलब कि इनको सभी को रेगुलेट करेगा और आपस में सामंजस्य बनाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इन्हीं को हम लोग प्रबंध कहते हैं। प्रबंध का मतलब होता है मैनेजमेंट, इनको अच्छी तरीके से कार्य करना। मैनेजमेंट के अंतर्गत 5 कार्य आते हैं, तो उनको भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा था कि संगठन का निर्देशन एवं पथ प्रदर्शन प्रबंध द्वारा किया जाता है। उत्पादन विधियों तथा प्रविधियों के वर्गीकरण तथा उपवर्गीकरण को भी संगठन कहते हैं, को ही हम लोग संगठन कहते हैं। ठीक है, उत्पादन की विधियां जो होती हैं उनको वर्गीकरण करना, उनको क्लासिफिकेशन करना भी संगठन कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट विशेषता जो लिखी हुई है कि संगठन मनुष्यों का एक समूह है जिसमें अधिकार एवं उत्तरदायित्वों का वितरण किया जाता है। संगठन जो है वो, जैसे मान लो कि एक संगठन जो है व्यक्तियों का एक समूह है या मनुष्यों का एक समूह है जिसमें अधिकार और उत्तरदायित्वों का वितरण किया जाता है, कि मतलब तुम्हारे ये अधिकार हैं और तुम्हें ये उत्तरदायित्व दिया जाता है। अगर उत्तरदायित्व देंगे और अधिकार नहीं देंगे तो वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। अभी मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भरारपण क्या होता है, ठीक है, संगठन कितने प्रकार का होता है, इन सभी बातों की हम लोग एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। संगठन द्वारा सदस्यों की क्रियाओं को इस प्रकार समन्वित किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके,
संगठन द्वारा सदस्यों की क्रियाओं को इस प्रकार समन्वित किया जाता है ताकि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। मतलब इस प्रकार से उनको कोऑर्डिनेशन किया जाता है, उनका इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करते हैं कि सभी उद्देश्यों की हम लोगों को प्राप्ति की जा सके। उसके बाद अब हम लोगों ने विशेषताओं को अच्छी तरीके से जाना कि संगठन में एक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक तंत्र है, इसमें उपनियम और नियम निर्देश आदि जो बनाए जाते हैं वो सभी व्यक्तियों को संप्रेषित किए जाते हैं। संगठन जो है वो मनुष्यों का एक समूह है जिसमें अधिकारों और उत्तरदायित्वों का वितरण किया जाता है। संगठन द्वारा सदस्यों की क्रियाओं को इस प्रकार समन्वित करना, इस प्रकार कोऑर्डिनेशन करना कि ताकि उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। अब मान लो एक टीम है, अब टीम अच्छा प्रदर्शन तभी कर पाएगी जब उसका कैप्टन जो है वो अच्छी तरीके से इस टीम को कोऑर्डिनेशन करेगा। अच्छी फील्डिंग करनी पड़ेगी, अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी और अच्छी हम लोगों को गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तभी हम लोग अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। और उद्देश्य क्या है यहाँ पर? तो उद्देश्य हम लोगों को जीतना। एक टीम अगर एक विभाग में अच्छा काम करेगी और दूसरे विभाग में अच्छा काम नहीं करेगी तो वो जीत नहीं सकती है, वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है। तो अच्छी तरीके से आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि एग्जाम्पल से हो सकता है आप लोगों को क्लियर बातें हो जाती हों। उसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं संगठन हम लोग बनाते क्यों हैं। अगर हम पढ़ते हैं तो हमारा एक उद्देश्य है कि हमें नौकरी चाहिए, नौकरी प्राप्त करनी है। अगर हम लोग इंटर में पढ़ते हैं तो हम लोगों को अपने डिप्लोमा प्राप्त करना है, मतलब कि हम लोगों को अपनी ग्रेजुएशन में, मतलब कि जैसे मान लो कि अगर इंटर पास करनी है तो हमें पढ़ा लिखा तभी हम लोग बन पाएंगे नौकरी। हम लोगों को देखो, चाहे हम लोग किसी भी काम को करते हैं तो प्रत्येक काम का एक उद्देश्य होता है। अगर आप लोग अगर पढ़ते हैं तो आप लोग किस लिए पढ़ते हैं कि हम फिर पढ़ेंगे और अच्छे एग्जाम में बैठेंगे और एग्जाम पास करेंगे। अगर हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसका भी एक उद्देश्य है कि बड़े खिलाड़ी बनकर हम लोगों को खूब बड़ा नाम कमाना है अपने माँ बाप का। तो संगठन के भी उद्देश्य होते हैं कि प्रत्येक का एक उद्देश्य होता है। तो ठीक उसी प्रकार से संगठन के भी उद्देश्य होते हैं कि हम संगठन बनाते क्यों हैं। तो इसका एक उद्देश्य होता है, पहला उद्देश्य इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यावसायिक संस्था लाभ कमाने के लिए स्थापित की जाती है। ये तो बात सब लोग सभी समझते हैं कि व्यावसायिक अगर है तो वो लाभ कमाने के लिए स्थापित की जाती है। परंतु अगर हम लोग बात करते हैं, परंतु प्रभावशाली संगठन में लाभ कमाने के साथ ग्राहकों तथा समाज के प्रति सेवा भावना पर भी बल दिया जाता है। एक अच्छा संगठन वही है, एक अच्छे संगठन का एक उद्देश्य ये भी होता है कि अधिक से अधिक लाभ तो कमाते ही हैं, ये तो बात ठीक ही है, लेकिन हम लोगों को जो अपने ग्राहकों से हम पैसे कमाते हैं और अपने समाज से जो पैसे कमाते हैं उन पर भी थोड़ा सा खर्च करें, उनकी भी सेवा करें। तो एक सेवा भावना भी हम लोगों को अपने अंदर रखनी चाहिए और ऐसा एक संगठन हम लोगों को बनाना चाहिए। तो एक संगठन का पहला उद्देश्य क्या हुआ कि संगठन का पहला उद्देश्य है कि सेवा भावना भी करना। तो अगर हम लोग पहले उद्देश्य की बात करते हैं तो सेवा भाव भी जागृत करना, सेवा भाव भी रखना। एक लाइन में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक लाइन की बात ये है कि सेवा भावना भी रखना। अगर हम लोग दूसरा उद्देश्य की बात करते हैं तो दूसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो संस्था के जो प्रबंधक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, संस्था के प्रबंधक श्रम एवं पूंजी के मध्य संघर्ष के स्थान पर मधुर संबंधों की स्थापना करने का प्रयास करते हैं। संगठन के जो प्रबंधक होते हैं, जो संगठन के जो मेन मालिक होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं, उनको क्या है कि जो श्रम में, मतलब कि जो श्रम मतलब होता है लेबर, एवं पूंजी में कैपिटल के मध्य में संघर्ष के जो मधुर, उनके बीच में जो संघर्ष होते रहते हैं कि पूंजी अगर है तो हम लोगों को ज़्यादा डिमांड करते हैं श्रम की, और श्रम नहीं है तो पूंजी हम लोगों के पास ज़्यादा पड़ी रहेगी। तो उनके आपस में मधुर संबंध बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक संगठन का ये भी उद्देश्य है कि उनके मध्य आपस में मधुर संबंध बने रहें। अगर हम लोग तीसरे उद्देश्य की बात करते हैं तो संगठन साधनों का सदुपयोग करके, संगठन जो भी साधन है हमने अभी बताया आप लोगों को, मशीन है, पूंजी है, भूमि है, कर्मचारी हैं, तो इन सभी साधनों का सदुपयोग करके सस्ता और अच्छा उत्पादन करता है, जिससे समाज के लोगों का कम मूल्य पर ही सस्ती वस्तुएं उपलब्ध मिल जाती हैं, सस्ती मूल्य पर वस्तुएं प्राप्त होती हैं। इससे समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। तो इससे क्या होता है, तो इससे समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, क्योंकि अगर हम लोग अपने साधनों का सदुपयोग करेंगे, अब मशीन मान लो चल रही है, ठीक है, मशीन चल रही है, अब लेबर उस पर काम नहीं कर रही है, लेबर अपने बातें कर रही है या मोबाइल चला रही है, जो वर्कर लगा हुआ है वो उस पर मोबाइल चला रहा है, तो इससे क्या होगा, मशीन चलेगी,
और मशीन चलेगी वहाँ पर आउटपुट कम प्राप्त होंगे हमें, और जब आउटपुट कम प्राप्त होंगे तो हमारी लागत बढ़ेगी। अब लागत बढ़ेगी तो हम लोग लागत को चार्ज किस पर करेंगे, ग्राहक पर करेंगे, और ग्राहक पर करेंगे तो वस्तु के रेट कैसे होंगे, कम होंगे कि ज़्यादा, तो आप लोग कहेंगे कि वस्तु के रेट ज़्यादा होंगे। तो इससे जो समाज का जीवन स्तर है वो ऊंचा उठने की जगह नीचा हो जाएगा। तो हम लोगों को समाज का जीवन स्तर अगर ऊंचा करना है तो हमें वस्तुओं को सस्ती रेट पर और अच्छी वस्तुओं को मतलब कि सस्ती रेट पर मिले, और ये नहीं है कि सस्ती तो है लेकिन वो घटिया है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सस्ती हो प्लस अच्छी हो, तो इससे समाज का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। चौथे उद्देश्य की बात करते हैं। एक एक उद्देश्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी पहला जो हम लोगों का टॉपिक ये है कि संगठन को पढ़ना है, संगठन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी नाम ही है इसका। तो चौथा उद्देश्य की अगर हम लोग बात करते हैं तो उपक्रम के दीर्घकालीन जो है, और जिसे बोलते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, उपक्रम के जो दीर्घकालीन है और अल्पकालीन सभी प्रकार के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन की व्यवस्था की जाती है। जो संगठन के उद्देश्य हैं कि 10 साल में हमें ये करना है या फिर 1 साल में हमें इतना अचीव करना है, तो इन सभी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट उद्देश्य में लिखा हुआ है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना ही संगठन का आधारभूत उद्देश्य होता है, कि लागत न्यूनतम हो और जिससे हम अधिकतम उत्पादन कर सकें। इसके लिए क्या होगा कि जो साधन है उनके बीच में आपस में हमें कोऑर्डिनेशन बनाना होगा। कोऑर्डिनेशन बनाने से क्या होगा कि आपस में जब कोऑर्डिनेशन होगा तो हमें न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त होगा। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट उद्देश्य की बात करते हैं, और नेक्स्ट उद्देश्य में लिखा हुआ है कि श्रेष्ठ संगठन के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि वह कार्य के प्रति कार्य के उचित विभाजन पर जोर देते हैं। अगर संगठन में अगर श्रेष्ठ संगठन है तो हम लोग क्या करेंगे कि उस काम को, जैसे कोई काम है तो उसी व्यक्ति को देंगे जो उस काम में परफेक्ट है। परफेक्ट व्यक्ति को कार्य देने से क्या होगा कि वो काम को जल्दी करेगा और अच्छी तरीके से करेगा। अब हम लोग जो नॉन परफेक्ट आदमी है उसको काम दे देंगे तो वो काम में समय तो ज़्यादा लगाएगा ही लगाएगा, लेबर जैसे मान लो कि खर्चे तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, प्लस उसमें जो है नया काम करेगा तो उसको हो सकता है गलत भी कर दे, सही भी कर दे, वो दोनों बातें हो सकती हैं। तो यहाँ पर श्रेष्ठ संगठन के द्वारा प्रत्येक कर्मचारी को कार्य क्षमता में वृद्धि होती है, क्योंकि वो उसको उसी के अनुसार कार्य का विभाजन किया जाता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, नेक्स्ट उद्देश्य में अगर हम लोग बात करते हैं तो संगठन के द्वारा एक वर्ग दूसरे वर्ग की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अगर मान लो यहाँ पे देखो ये संगठन है, ये 2 संगठन है, यहाँ पर 3 संगठन मान लो, क्रय विभाग है, एक क्रय विभाग है, क्रय विभाग मतलब ये क्रय इसका है, एक है विक्रय विभाग। अगर हम ज़्यादा क्रय करेंगे तो हमें क्या होगा कि हमें स्टोरेज की पावर बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि विक्रय को देखते हुए अपना क्रय करते हैं। विक्रय जितना होता रहता है उसी हिसाब से अपना हमें क्रय भी करना पड़ता है। तो एक वर्ग दूसरे वर्ग की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। अगर सेल ज़्यादा करेंगे तो परचेज ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो सेल जो है वो परचेज के हिसाब से कार्य करती है और परचेज जो है वो सेल के हिसाब से कार्य करती है। तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि एक वर्ग दूसरे वर्ग की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, जिससे मनमानेपन को कोई स्थान नहीं रहता है। और नेक्स्ट उद्देश्य में लिखा हुआ है, अगर हम लोग नेक्स्ट उद्देश्य की बात करते हैं, और ये लास्ट उद्देश्य है कि समय और प्रयत्नों में मितव्ययिता आती है। समय में और प्रयत्नों में मितव्ययिता आती है। इससे क्या होता है कि समय भी बचेगा, अगर अच्छा संगठन होगा तो समय भी बचेगा और प्रयत्न जो उसने किए हैं उसमें कमी आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मैंने आप लोगों को अपनी भाषा में पूरी समझाने की कोशिश की है कि संगठन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं। संगठन का पहला उद्देश्य है कि सेवा भावना जागृत करना। दूसरा उद्देश्य है कि मधुर संबंधों को बनाना। दूसरा उद्देश्य अगर हम लोग बात करते हैं, एक सेकंड यहाँ पर लिख देते हैं, मधुर संबंधों को बनाना, मधुर संबंधों को बनाना। चौथा उद्देश्य है कि सदुपयोग करना, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, इसको हम लोग बोल सकते हैं जीवन स्तर ऊंचा उठाना। संगठन के अगर हम लोग बात करते हैं, संगठन के दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति। संगठन के दीर्घकालीन और अल्पकालीन उद्देश्यों की प्राप्ति
और क्या है, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन। तो न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। अधिकतम उत्पादन करना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। कार्यक्षमता में वृद्धि करना, कार्यक्षमता में वृद्धि करना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। कार्यक्षमता में वृद्धि करना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। एक वर्ग से दूसरे वर्ग पर नियंत्रण रखना, एक वर्ग से दूसरे वर्ग पर नियंत्रण रखना, ये भी इनका एक उद्देश्य है। और मितव्ययिता लाना, मितव्ययिता का मतलब कम रुपए में कार्य को करना, कम समय में कार्य को करना, कम प्रयत्नों में कार्य को करना, यही क्या है, मितव्ययिता होती है। अब मैंने आप लोगों को जो भी उद्देश्य बताए हैं, अगर कोई भी उद्देश्य आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग दोबारा देखिए और अच्छी तरीके से, पहले इतना कोई कठिन है नहीं, ये थ्योरी का पार्ट है, तो इसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से, जब मैंने इनकम टैक्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाई है, हम लोगों ने अगर बात करते हैं तो आप लोग अगर आप देखना चाहते हैं, देखो मैंने आप लोगों को कौन कौन सी क्लासें कराई हुई हैं। तो मैंने आप लोगों को आयकर की क्लास कराई हुई है, जिसे हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं। हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाया है आप लोगों को, विनिमय साध्य अधिनियम, विनिमय साध्य विलेख पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, विनिमय साध्य विलेख पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, वो भी 1881। लागत लेखांकन मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से कराई हुई है, लागत लेखांकन ये भी मैंने आप लोगों को अच्छी तरीके से कराई हुई है। औद्योगिक संबंधों की मैंने आप लोगों की क्लासें ली हुई हैं, औद्योगिक संबंधों की क्लासें ली हुई हैं, तो ये आप लोग देख सकते हैं, अच्छी तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश की है। ऑडिट की क्लास मैंने आप लोगों की ली है, ऑडिटिंग की क्लास, अंकेक्षण की क्लास मैंने आप लोगों की 5 क्लासें ली हुई हैं और 7 क्लासें पहले भी मैंने अलग से ली हुई हैं, DOP, TGT, PGT की, उनको भी आप लोग देख सकते हैं। मैंने आप लोगों को अमलगमेशन कंपनी, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, गुडविल, न्यू शेयर इशू, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर पहले विजिट कीजिए और आप लोगों को अगर अच्छी लगती हैं क्लासें तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। जब आप लोग पहले विजिट कर लीजिए, आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासें प्लेलिस्ट मैंने बना दी हैं, कोई ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोगों को अच्छी तरीके से आप लोगों को क्लासें मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं संगठन प्रक्रिया या संगठन के आवश्यक कदम। संगठन प्रक्रिया के जो आवश्यक कदम हैं उनको याद रखना है आप लोगों को, क्योंकि कदम हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में पूछे भी जाए, तो इन कदमों को आप लोगों को याद रखना है कि संगठन प्रक्रिया या संगठन के आवश्यक कदम या चरण की बात करते हैं तो इन्हें स्टेप्स भी बोल सकते हैं। तो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उनको हम लोगों को अच्छी तरीके से करना होगा। तो सबसे पहला इसमें उद्देश्य लिखा हुआ है। अगर हम लोग सबसे पहले उद्देश्य की बात करते हैं कि संगठन की प्रक्रिया का प्रारंभ उपक्रम के उद्देश्यों के निर्धारण से होता है। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद ही संगठन का निर्माण किया जाता है। मतलब अगर किसी भी कार्य को करने के आपका अगर एक उद्देश्य नहीं है तो उस काम को करने का मतलब ही क्या हुआ। तो अगर हमने संगठन बनाया है कि ये संगठन है, तो एक संगठन अगर हम लोग बनाते हैं या फिर कोई चीज़ करते हैं तो उसका एक उद्देश्य होता है। तो प्रत्येक सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उद्देश्यों का सबसे पहला काम क्या करना चाहिए, उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। उद्देश्यों का निर्धारण, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उद्देश्यों का निर्धारण करना चाहिए। अब उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जब उद्देश्य हम लोगों ने निर्धारित हो गए हैं कि हम ये उद्देश्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो उद्देश्य को प्राप्त करने के बाद किसी उपक्रम के उद्देश्यों का निर्धारण होने के उपरांत, उपरांत का मतलब उसके बाद दूसरा कदम क्या है, उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाने वाली क्रियाओं का निर्धारण करना चाहिए कि हमें ये उद्देश्य प्राप्त करना है तो हम कौन कौन सी क्रियाएं करने वाले हैं या कौन सी क्रियाएं करेंगे। तो सबसे दूसरा काम क्या हो गया, तो दूसरा काम क्या है, तो दूसरा काम जो है वो है क्रियाओं का निर्धारण करना। दूसरा काम क्या है, क्रियाओं का निर्धारण करना, क्रियाओं का निर्धारण करना। और पहला उद्देश्य क्या था, उद्देश्यों का निर्धारण करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना। अब उद्देश्य निर्धारित होने के बाद उनको क्रियाओं के द्वारा करेंगे और उन क्रियाओं का निर्धारण करना भी हम लोगों को जरूरी होता है। तो ये दूसरा उद्देश्य हम लोगों का होता है या दूसरा कदम होता है, दूसरा चरण होता है।
तीसरा अगर हम लोग बात करते हैं क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना। श्रेणीबद्ध का मतलब होता है उनको इकट्ठा या फिर उनको सीरीज में लगाना, कि श्रेणीबद्ध किया जाना जिसके अंतर्गत समान प्रकार की क्रियाओं तथा एक दूसरे से संबंधित क्रियाओं को विभागों तथा उप क्षेत्रों में विभाजित करना। अब क्रियाएं करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, क्रियाओं का निर्धारण करने के बाद उनको अलग अलग श्रेणीबद्ध करेंगे और उन श्रेणीबद्ध करने के बाद उनको, जैसे उपक्रम के मूल कार्य हैं, उपक्रम के मूल कार्य हो सकते हैं विक्रय करना, वित्त एवं प्रबंध, तो इन सभी कार्यों को अलग अलग हम लोगों ने बांट दिया है। तो क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रियाओं का श्रेणीबद्ध करना। तीसरा अगर हम लोग काम की बात करते हैं तो क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना, क्रियाओं का श्रेणीबद्ध किया जाना, तो ये इनका भी एक तरीके से चरण है या आवश्यक कदम है। तो तीन कदम हम लोगों ने कर लिए हैं। और चौथा कदम अगर हम लोग बात करते हैं तो कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन, क्रियाओं को श्रेणियन पूरा हो जाने के उपरांत उनका वितरण विभिन्न व्यक्तियों में उनकी योग्यता एवं रुचि के अनुसार किया जाना। अब हम लोगों ने क्या किया, संगठन बना दिए। अब संगठन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, श्रेणियों में क्रियाओं को हम लोगों ने श्रेणीबद्ध किया, और श्रेणीबद्ध करेंगे कैसे, तो उनको अलग अलग संगठनों में विभाजित कर दिया। अब विभाजित करने के बाद अब क्या है कि उन संगठनों में हम लोग क्या करेंगे, उन संगठनों में व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे कि ये सेल्स मैनेजर हैं, ये परचेज के हैं, तो इनको जब हम लोग व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे तो ये भी एक कार्य होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर हम लोग चौथे नंबर कार्य की अगर हम लोग बात करते हैं, चौथे नंबर अगर हम कार्य की बात करते हैं या कदम की बात करते हैं तो कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन, कर्मचारियों के मध्य कार्य का विभाजन करना, तो ये भी इनका एक उद्देश्य होता है। तो मैंने अभी आप लोगों को कितने उद्देश्य बताए हैं, 4 उद्देश्यों को निर्धारित करेंगे। सबसे पहले हमें उद्देश्य पता होना चाहिए। उद्देश्य पता करने के बाद हम लोग उनको क्रियाओं को करेंगे, जो उद्देश्यों को हम लोगों को करने के लिए हम लोग करेंगे। तो दूसरा कदम क्या है, क्रियाओं को निर्धारित करेंगे। क्रियाओं को निर्धारित करने के बाद उनको अलग अलग बांटेंगे कि ये काम करेंगे। तो हम लोग काम को इकट्ठा नहीं कर सकते, हम लोग अलग अलग उनको बांट लेंगे। बांटने के बाद उनमें क्या करेंगे कि उन कामों को करने के लिए हम लोग अलग अलग व्यक्तियों की नियुक्ति करेंगे या कार्य को कर्मचारियों के मध्य बांटेंगे। अब उसके बाद अगर याद रखिए, कर्मचारियों को अगर आप लोगों ने कार्य का मतलब कि कार्य दे दिया है, अपना एक उत्तरदायित्व दे दिया है कि आपको ये काम करना है, तो उनको फिर हमें अधिकार भी देने पड़ेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है 5वें नंबर की बात की कि प्रत्येक कर्मचारियों को आवश्यक अधिकार भी सौंपे जाते हैं ताकि वह अपना उत्तरदायित्व निभा सके। ध्यान रहे कि बिना उत्तरदायित्व के अधिकारों का सौंपा जाना सर्वथा अनुचित होता है। इस व्यक्ति को कितने अधिकार प्रदान किए जाएं, यह कार्य की प्रकृति, इसके संबंध और उसका उत्तरदायित्व पद पर आदि पर निर्भर करता है। तो कार्य सौंप दिया। अब कार्य सौंपने के बाद हमें क्या करना है, कार्य सौंपने के बाद व्यक्तियों को अधिकार भी देने हैं। तो अधिकार देंगे तभी तो वो कार्य करेगा, नहीं तो वो तो दूसरा आएगा व्यक्ति और कह देगा कि नहीं तो नहीं करना है। अधिकार देंगे उसको कि ये काम तुम कर सकते हो। तो अधिकार का सौंपा जाना, अधिकार का सौंपा जाना, तो ये भी इनका एक कदम होता है कि अधिकार का सौंपा जाना। और लास्ट है हम लोगों का कि किसी उपक्रम के संगठन की स्थापना की दिशा में उठाया जाने वाला अंतिम कदम पूछा जा सकता है और प्रारंभिक कदम भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, इनके 6 भी क्रम आप लोगों को इसी प्रकार से याद करने हैं। तो इनके जो 6 कदम हैं इनको अच्छी तरीके से आप लोगों को देखना है कि किसी उपक्रम के संगठन की स्थापना की दिशा में उठाया जाने वाला अंतिम कदम विभिन्न विभागों, उप विभागों, समूहों, व्यक्तियों की क्रियाओं के मध्य आपस में समन्वय, संतुलन की स्थापना करना ही इनका एक काम है। तो इसका अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं, इनके कदम की बात करते हैं, तो ये भी एक इनका है कि समन्वय कोऑर्डिनेशन एवं संतुलन करना, तो ये भी इनका एक कदम होता है। तो मैंने आप लोगों को 6 कदम बताए हैं, तो ये 6 ही कदम आप लोगों को अच्छी तरीके से
करके जाने हैं कि संगठन प्रक्रिया के जो कदम होते हैं कि उद्देश्यों को सबसे पहले निर्धारित करेंगे, उन उद्देश्यों को करने के लिए क्रियाएं करेंगे, क्रियाएं की हम लोग श्रेणी में बांटेंगे और बांटने के बाद हम लोग कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे, कर्मचारियों को अधिकार भी देंगे और उसके बाद हम लोग उनमें आपस में समन्वय और संगठन में स्थापना भी, मतलब उनमें संतुलन भी स्थापित करेंगे। तो ये सभी के सभी हम लोगों ने अच्छी तरीके से किए हैं। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया हुआ है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को संगठन का अर्थ बताया हुआ है। संगठन का अर्थ मैंने आप लोगों को बताने के बाद आप लोगों को संगठन की विशेषताएं बताई हैं कि विशेषताएं क्या होती हैं। कि यह संगठन जो है वो प्रशासन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक तंत्र होता है। संगठन में जो नियम होते हैं और जो उपनियम होते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को बताने होते हैं। संगठन का जो निर्देशन होता है, जो पथ प्रदर्शन होता है, वो प्रबंध द्वारा किया जाता है। उसके बाद संगठन में संगठन जो है वो मनुष्यों का एक समूह होता है, जिसमें अधिकारों और उत्तरदायित्वों का वितरण किया जाता है, मतलब उसमें बांटे जाते हैं। संगठन द्वारा सदस्यों की क्रियाओं को समन्वित किया जाता है और ताकि उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। मैंने आप लोगों को अगली क्लास में जब आऊँगा तो आप लोगों को एग्जाम्पल भी साथ में कराऊंगा और अच्छी तरीके से क्लास को करने वाले हैं। आप लोगों को इतनी क्लास अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करें। मैंने फिर आप लोगों को संगठन के उद्देश्य बताए। संगठन के उद्देश्य बताने के बाद मैंने आप लोगों को संगठन के कदम बताए कि संगठन प्रक्रिया क्या होती है, संगठन प्रोसेस में कितने चरण होते हैं। तो मैंने आप लोगों को 6 चरण बताए, अच्छी तरीके से आप लोगों को वो याद होने चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है आप लोगों को तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को पूरी कोशिश करूँगा सॉल्व करने की। PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि PDF के लिए मैं आप लोगों को डाल दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़िए और चैनल पर विजिट कीजिए। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।